जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस मैराथन में जो है, कल एक मैराथन अपलोड किए थे भूगोल के। आज उसी का सेकंड पार्ट है जो कि पेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को। और ये सेशन जो टू द पॉइंट होगा, यानी रटने वाली चीज़ है। और यहाँ से जो है डिट्टो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला टॉपिक है आज के सेशन का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? तो जीरो रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा है। कुछ और भी चीज़ याद रखना। अगर कहेगा तीस्ता नदी विवाद किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। जीरो रेखा किसके बीच पाया जाता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। काला पानी विवाद किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच है। LOC क्या है? तो लाइन ऑफ कंट्रोल। एक होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक होता है LAC यानी लाइन एक्साइड जो है चीन, यानी LAC जो पाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, LOC जो पाया जाता है भारत और LAC भारत और चाइना के बीच में, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक यहाँ स्थान है POK। POK का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और एक प्रश्न पूछा जाता है CPC सड़क कहाँ से गई है? तो POK से होकर जाती है। और भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कहेगा तो इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी बिंदु कहेगा तो किबिथू है। सबसे पश्चिमी बिंदु कहेगा तो गौरमोता है। और भारत का अगर स्थलीय सीमा कहेंगे तो 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तटीय सीमा कहेंगे तो 61 किलोमीटर। लेकिन द्वीपों सहित अगर कहा जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर। और क्षेत्रफल भारत का पूछेगा तो 32,87,263 किलोमीटर। सब पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा कौन बनाता है? तो अराकान योमा पर्वत बनाता है। सर क्रीक विवाद अगर पूछेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। 24वीं समांतर रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इतने पॉइंट तो इससे देखेंगे। अगर लक्षद्वीप कहेगा किधर है भारत के? तो पश्चिम साइड में है। अंडमान निकोबार कहेगा तो पूरब साइड में है। और पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। पूर्व में कौन सा सागर है? तो बे ऑफ बंगाल है। और दक्षिण में कहेगा तो हिंद महासागर है। आगे, भारत की समुद्री सीमा क्षेत्र। अगर समुद्री सीमा क्षेत्र की बताएं किसी भी देश का, 3 होती हैं। एक आधार रेखा माना जाता है, क्योंकि कोई भी दूरी फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसको फिक्स करने के लिए एक रेखा बनाई जाती है, आधार रेखा। और एक उससे 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है समुद्री सीमा, और 24 नॉटिकल मील तक होती है संलग्न क्षेत्र। और एक सबसे बाह्य होती है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर, या फिर कह सकते हैं 1.852 किलोमीटर। तो एक होती है आधार रेखा, सामुद्रिक सीमा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र और अनन्य आर्थिक सीमा क्षेत्र। ये 200 किलोमीटर जो है 200 नॉटिकल मील तक लंबा होता है। आगे, भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होता है पर्वतीय भाग, बीच में मैदानी, पश्चिम साइड में राजस्थान में मरुस्थली, और समुद्र से सटा हुआ क्या हो जाएगा? द्वीपीय। और बीच में ये वाला जो भाग है ये पठारी, और
और कौन सा होता है तो द्वीपीय। तो उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी 6 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रृंखला याद करना है: लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और काराकोरम। और सेकंड स्थान पर आता है हिमालय। हिमालय में 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक। इसको मध्य कहते हैं, इसको बृहद कहते हैं। और अगर हम बात करें भारत की सबसे पश्चिमी ऊंची चोटी कौन सी है, तो लद्दाख नहीं, उत्तराखंड में है नंदा देवी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा। और भारत की कहेगा तो K2 गार्डविन ऑस्टिन। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो पूरे सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो एवरेस्ट है। और उसी के पास में है मकालू। और लघु हिमालय में कौन सी चोटी? अन्नपूर्णा। और बृहद हिमालय में कौन सी है तो धौलागिरी। और सभी पर्वत जहाँ कर मिलते हैं उसे पामीर का पठार कहते हैं और इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। आगे हिमालय को कितने भागों में तोड़ा गया है तो 3: महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। एवरेस्ट जो पर्वत है वह बाह्य हिमालय में है, नेपाल में। और नामचा बरवा जो है भारत की पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। और सबसे पश्चिमी चोटी कहेगा तो K2 जो नंदा देवी है उत्तराखंड में। आगे अब डिवाइड से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? IT कहलाता है, यानी इंडस थर्स्ट। और महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? MCT, यानी मेन क्रस्ट थ्रस्ट। और मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है तो MBT, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। शिवालिक तथा उत्तर के मैदानी भाग के बीच के एरिया क्या कहलाता है तो HFF कहलाता है। और वहीं अगर आ जाए अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाता है तो GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। आगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, उसमें ये वाला सीरीज नहीं दिया था, तो कंचनजंगा हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर है। अरावली गुजरात से होकर जो है दिल्ली में रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। और राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है तो रायसीना पहाड़ी पर है। इस चीज को आप सभी को याद करना है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो कुद्रेमुख है। कर्नाटक की पूछेगा तो कुद्रेमुख है। MP यानी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ नहीं रहेगा तो अमरकंटक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कुद्रेमुख है। कौन सा? कुद्रेमुख। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सतपुड़ा की धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमुडी है, नीचे वाला। कुद्रेमुख भी हो सकता है, अनाईमुडी भी हो सकता है। एक जो है एक और अभी चोटी दिखेगा वहां पे विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कलामोर या है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो महेंद्रगिरी कहेगा या फिर जिंदागाश कहेगा, जो भी ऑप्शन में हो। और पूर्वी घाट का जिंदागाश या दोदा बेटा नीलगिरी में स्थित है।
अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो दोदा बेटा है। आगे अब चलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अमनदीवी से अलग करता है। ये चीज़ें याद रखना, 11 है लक्षद्वीप और अमनदीवी, 9 डिग्री है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 8 डिग्री है मालदीव और मिनिकॉय को। अगर 10 डिग्री कहेगा तो उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। आगे अब देखते हैं नदियां। नदियां में एक अनुवर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं इसको जान लेते हैं। वैसे पूर्ववर्ती नदियां को नॉर्मल भाषा में जाना जाता है, जो पूरब की ओर नदियां बहती हैं, हिमालय से निकलकर बहती हैं, उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। और जो प्रायद्वीपीय एरिया में चल जाती हैं उन सभी को अनुवर्ती नदियां कहते हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक ऐसी नदियां हैं तो अनुवर्ती नदियां हैं। जबकि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सभी कैसी नदियां हैं तो पूर्ववर्ती नदियां हैं। और एक होती हिमालयी नदियां, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं हिमालयी नदियां। जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सभी कैसी नदियां हैं तो हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां, यानी प्रायद्वीप में बहने वाली सभी नदियां कौन सी नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ये 2 प्रकार से होती हैं, पूरब की ओर गिरने वाली होती हैं और पश्चिम की ओर गिरने वाले होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, शरावती, पेरियार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार ये सभी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियां को 2 भागों में बांट सकते हो, कौन कौन सा। पहला हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली, या कह सकता अरब सागर में गिरने वाली नदी, या एस्चुरी बनाने वाली नदी। यानी तीनों नदियां या एक ही बात कहेंगी, या तो एस्चुरी, या अरब सागर, या पश्चिम बंगाल, क्योंकि इधर कौन सा सागर अरब सागर। और जो हचाक से पानी नीचे गिरता है वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो मेलते मालते हुए जाती है वो डेल्टा बनाती हैं। तो सारी पश्चिम की नदियां क्या बनाती हैं एस्चुरी बनाती हैं, और यह अरब सागर में गिरती हैं। और दूसरी होती हैं जो पूरब की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, या इधर का एरिया बंगाल की खाड़ी कहलाता है, तो बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियां। और इधर नदियां बिल्कुल आराम से सोते लेटते हुए मस्त से जाती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब एक एक को हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो कि डेल्टा बनाते एस्चुरी बनाती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ से देखेंगे भादर नदी पश्चिम की ओर बह रही है, सतरंजी नदी पश्चिम की ओर, साबरमती पश्चिम की ओर, माही नदी पश्चिम की ओर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर, थोड़ा सा इसको पतला कर दें, नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर, मांडवी नदी, जवारी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपूछा नदी। अब इसमें जो है यानी और भी कुछ पॉइंट यहाँ है, ध्यान दे देते हैं। अगर कहेगा कौन सी नदी कच्छ के रण में समाती है तो लूनी नदी। लूनी नदी को क्या जानेंगे कच्छ के रण में समाने वाली नदी है। अगर कहेगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी हैं। यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बता रहे हैं। अगर कहेगा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी नर्मदा नदी। और सतपुड़ा के नीचे बहने वाली नदी कौन सी है ताप्ती नदी। अगर कहेगा विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा से अलग करने वाली नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है तो नर्मदा और ताप्ती नदी है। कहेगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है तो माही नदी है। माही नदी जो है
कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कच्छ के रण में समाने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। और पूछा जाता है कौन सी नदी जो है अरावली पर्वत के पश्चिम से बहती है? तो साबरमती हो गई, सतरंजी हो गई और भादर नदी हो गई। तो इधर वाली नदी समझ में आ गया। अब देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदी। जैसे सबसे बड़ी नदी एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक आती है गंगा नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल से वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं। और अभी तो इस सेशन में जो है टू द पॉइंट ही चलेगा। और भी नदी जो महानदी, ये भी पश्चिम पूरब की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी, ये भी जो है इधर ही बहती है पूरब की तरफ। कृष्णा हो गई, पेन्नार हो गया, कावेरी नदी, वैगई नदी, पलार नदी, ऐसे कई सारी नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती हैं? पश्चिम जो है पूरब की ओर बहने वाली नदी हैं। अब आगे देखते हैं वन। क्या देखेंगे? वन। अब भारतीय वन तंत्र कैसे कैसे यहाँ वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी जो पेड़ पौधे सदा हरे भरे होते हैं वो कैसे होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, और इधर नीचे के एरिया में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो इधर भी थोड़ा पाए जाते हैं। एक ऐसे हैं तो सदाबहार वन है। और एक होता और पौधे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये भाग अगर कहेगा तो आपका ये सब जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये जो है आपका एरिया, ये सब एरिया कैसा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। पर्वतीय वन, ये पर्वतों पर पाया जाता है। और कहेगा मरुस्थलीय वन, या मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे ये वाला एरिया हो गया, राजस्थान वाला एरिया हो गया, कुछ यहाँ भी पाए जाते हैं। ये सब कैसे एरिया हैं? तो मरुस्थलीय हैं। दलदली वन, ये जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यानी जहाँ पानी ज़्यादा होते हैं, यहाँ कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? दलदली वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ जो है दलदली वन पाए जाते हैं। आगे अब देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु है, या फिर मिल सकता है उष्णकटिबंधीय मानसून। अगर कहेगा केरल में वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो उत्तर पश्चिमी मानसून द्वारा। राजस्थान में कौन सी वर्षा क्या कहलाती है? तो मावट वर्षा कहलाती है। अगर यही वर्षा इधर आ गई कर्नाटक में तो आम्र वर्षा कहलाती है। असम में इसे जो है, असम और पश्चिम बंगाल में चाय की जो है हवा कहते हैं, वर्षा कहते हैं, चाय की वर्षा। और हम लोगों में बहती है तो इसे लू कहा जाता है। जो हवा होती है यह ठंडी हवा जो है गर्म हवा की ओर चलती है, यानी अगर ये एरिया गर्म हो गया तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, और इसको भरने के लिए साइड से जो है ठंडी हवा क्या करती है? जाती है, तभी आधी तूफान जो है आते हैं। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है, यानी जो जहाँ पे वायु गर्म होगी वहाँ लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो हवा ऊपर उठेगी, और हवा ऊपर उठेगी तो इसको फिल करने के लिए जो है हाई प्रेशर यानी ठंडी हवा आएगी। अब एक और ट्रिक याद रखना, पानी जल्दी गर्म या ठंडा नहीं हो पाता जबकि पृथ्वी हो जाती है। तो कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसके लिए पॉइंट आप सभी को जो है ध्यान देना है। जैसे अब दिन में जल्दी से पृथ्वी गर्म हो जाती है, अब अगर पृथ्वी जल्दी से गर्म हो गई और समुद्र का पानी ठंडा गर्म नहीं हो पाया, अभी ठंडा ही है, तो हवाएं किधर से किधर दिन में चलेंगी? तो समुद्र से किधर चलेंगी? पृथ्वी की ओर चलेंगी, क्योंकि पृथ्वी का तापमान गर्म हो गया, यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, तो कहीं ना कहीं उसको भरने के लिए साइड साइड से समुद्र की हवा जो उधर आएंगी। और वहीं रात्रि में उल्टा हो जाता है, रात्रि में जो है ये लेट तक गर्म रहता है जबकि पृथ्वी जो है जल्दी ठंडी हो जाती है। और जब जल्दी ठंडी हो जाती है तो फिर हवा जो है ठंडी से गर्म की ओर चलती है, यानी रात्रि में जो हवा पृथ्वी से
समुद्र की ओर चलती हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हवाएं चलती हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, या फिर ठंडी हवा जो है गर्म हवा की ओर। और प्रश्न पूछेगा रात्रि में हवाएं चलती हैं तो जो है भूमि से समुद्र की ओर, और जबकि दिन में जो है हवाएं चलती हैं समुद्र से पृथ्वी की ओर। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर जलमंडल की बात करेंगे तो 70.8% है। और जिसमें कितने महासागर आते हैं? 5 महासागर आते हैं। कौन कौन से 5 महासागर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। एक है अटलांटिक, जो प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। तो प्रश्न पूछ सकता है कौन सा महासागर 2 दिशा में है? तो प्रशांत महासागर। पश्चिम में भी है और उत्तर में भी है। अटलांटिक महासागर कहाँ है? तो बीच में है। प्रश्न पूछा जाता है यस आकार का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक है। भारत के नीचे कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और सबसे नीचे यानी ध्रुवों की ओर कौन सा महासागर है? तो अंटार्कटिका महासागर है। और उत्तरी बिंदु पर कहेगा तो आर्कटिक महासागर है। रेखा की बात करें तो ये जो है जीरो रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया 5 डिग्री तक क्या कहलाता है? तो डोलड्रम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। डोलड्रम यानी शांत वाला एरिया। और 30 से 35 अक्षांश पर क्या होता है? तो अश्वक्षांश कहा जाता है। और 40 डिग्री पर कौन सा होता है? तो गरजता चालीसा। और 50 पर प्रचंड 50 हवा चलती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये जो 3 महासागर हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, इसमें जो है 90% पानी आ जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखना। आगे स्थल मंडल देखते हैं। स्थल मंडल पूरे विश्व में कितने परसेंट पर है? तो 29.02% पर है। और स्थल मंडल में जो कितने महाद्वीप आते हैं? तो 7 महाद्वीप आते हैं। पहले पर एशिया, दूसरे पर यूरोप, क्रम से लगाते हैं। तो पहले पर कौन सा है? एशिया है। दूसरे पर है, फर्स्ट पर है एशिया, सेकंड पर है यूरोप, थर्ड पर है उत्तरी अमेरिका और फोर्थ पर है दक्षिणी अमेरिका और फिफ्थ पर है यूरोप और छठा नंबर अंटार्कटिका और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। एक प्रश्न पूछा जाता है किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। कौन कौन सी? जीरो रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इसीलिए अफ्रीका के लोग जो है बहुत काले होते हैं, क्योंकि काला और गोरा जो है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है कि सूर्य का प्रकाश जहाँ अधिक यानी विषुवत रेखा के आसपास रहेगा तो वहाँ व्यक्ति काले रहेंगे। आगे महासागरीय जलधारा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठंडी जलधारा, अगर हम एक ट्रिक याद रखना, अगर विषुवत रेखा से कोई भी जलधारा निकलेगी तो गर्म जलधारा होगी, और अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो ठंडी जलधारा रहेगी। अब इसको हम लोग बहुत बढ़िया से देखते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अगर बेंगुएला की जलधारा कहेंगे तो यहाँ पे कौन सी जलधारा है? बेंगुएला की। और किधर आ रही है? विषुवत रेखा की ओर, तो ठंडी है। उसी के इधर देखेंगे तो फॉकलैंड की जलधारा है, ये भी किधर आ रही है? विषुवत रेखा की ओर, तो ये ठंडी होगी। उसी के नीचे देखेंगे लेब्राडोर की जलधारा, क्या है? लेब्राडोर की जलधारा यहाँ से आ रही है, तो ये भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो ठंडी जलधारा। कैनारी की जलधारा, ये भी कैसी है? तो जलधारा ये भी कैसी रहेगी? ठंडी जलधारा रहेगी। कैनारी की जलधारा यहाँ पे है, कैनारी की जलधारा।
क्यूराइल की जलधारा एक कैसी है, तो ये भी इधर से आ रही है तो ठंडी होगी, क्योंकि ध्रुव से किधर आ रही है, विषुवत रेखा की ओर। पेरू की जलधारा ये भी अगर देखेंगे विश्व जो है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है तो ठंडी जलधारा। हमबोल्ट की जलधारा अगर देखेंगे तो हमबोल्ट की जलधारा ये भी कैसी रहेगी, तो ठंडी जलधारा है हमबोल्ट की जलधारा। और अगर इधर से देखेंगे तो अटलांटिक जलधारा ये भी कैसी है, तो इधर से आ रही ठंडी जलधारा है। और ये सब जो है पश्चिम जो है दक्षिण से जा रही हैं किधर, पूरब की ओर, तो दक्षिण पूर्वी प्रशांत कहेगा ये भी कैसी है, तो या जो है आर्कटिक अंटार्कटिका प्रशांत प्रवाह कहेगा तो ये भी ठंडी जलधारा है। आगे देखते हैं कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ये भी कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। और इधर देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये भी कैसी है, तो ठंडी जलधारा है। यानी ध्रुवों से पश्चिम की ओर अगर हम जा रहे हैं तो कैसी रहेगी, ठंडी जलधारा रहेगी। आगे अब गर्म जलधारा को देखते हैं। गर्म जलधारा वही ट्रिक याद रखना है, विषुवत रेखा से निकलेगी तो गर्म रहेगी और ध्रुवों से विषुवत की ओर आएगी तो ठंडी रहेगी। जैसे क्यूरेशिया की जलधारा एक कैसी है, क्यूरेशिया की जलधारा तो ये भी एक एक देखते हैं। अगर कहेगा उत्तर विषुवतीय जलधारा तो कैसा हो जाएगा, गर्म होगी। और आगे जाएगा तो क्यूरेशिया है, तो क्यूरेशिया की जलधारा भी कैसी होगी, गर्म होगी। और यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे देखेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी रहेगी, तो गर्म जलधारा रहेगी। और विषुवतीय पश्चिमी जलधारा कहेगा गर्म रहेगी। अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है अलास्का। एल नीनो कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा है। अगर नॉर्वे की जलधारा देखेंगे ये भी गर्म जलधारा है। स्ट्रेंजर की जलधारा ये भी गर्म है। इर्मिंग जलधारा गर्म है। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। सेंट लीज की जलधारा गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं चट्टान, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। चट्टान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। और चट्टान में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो 3, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अगर प्रश्न पूछेगा नीस किस चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट। बेसाल्ट से शिस्ट। बलुआ पत्थर से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। कोयला से ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट से हीरा बनता है। और गैब्रो का बदला रूप क्या है, सरपेंटाइन। यहाँ से 1 नंबर देखने को मिलते हैं। तो कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, नीस। बेसाल्ट का शिस्ट। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। चूना पत्थर का संगमरमर। कोयला से ग्रेफाइट बनता, ग्रेफाइट से हीरा। गैब्रो का जो है बदला रूप सरपेंटाइन। आगे देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी जैसे क्राकाताओ हो गया, फ्यूजियामा, मेयाना, विसुएस। और सक्रिय ज्वालामुखी जैसे माउंट मोना लाओ, एटना, स्ट्राम्बोली और कोटोपैक्सी। मृत ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी में कभी उद्गार नहीं होता, जैसे पोपा, देवबंद, किलिमंजारो। आगे नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन यानी वायुमंडल। वायुमंडल में क्या क्या पाई जाती हैं, तो 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहेगा धरातल पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो O2 गैस पाई जाती है।
अगर कहेगा वायुमंडल में तो नाइट्रोजन पाई जाती है। अगर पूरे ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन गैस अधिक पाई जाती है। वायुमंडल को अगर हम बांटें तो कितने भागों में बांट सकते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, और उसके बाद क्या होता है? अंतरिक्ष। क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 18 से 35 किलोमीटर तक, या 18 से जो है 0 से 12 किलोमीटर भी कहीं भी कभी मिलता है। क्षोभ मंडल के ऊपर एक परत पाई जाती है, ओजोन लेयर, जो 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर जो है सूर्य से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है। उसके बाद जो है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है, और इसकी दूरी पूछेगा तो 12 से 50 या 30 से 50 जो भी डाटा मिल सकता है, इसमें हवाई जहाज उड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मध्य मंडल, अगर पूछे, ये जो है 50 से 100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती हैं, यानी जो है मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल में उल्का पिंड पाए जाते हैं। अगर क्या है, घर और किस में पाए जाते हैं, या जो है एरोप्लेन, क्या नाम है, हेलीकॉप्टर किस में पाए जाते हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल में आएगा। और सबसे बाहरी जो होता है एक्सोमंडल होता है। और अगर कहेगा जो रडार यानी ये जो सूचना उचना पहुंचाने का काम होता है, एक किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में। आगे प्रमुख इस्पात केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। राउरकेला इस्पात केंद्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किसकी सहायता से बना था? तो जर्मनी की सहायता से। यहाँ पे उर है, यहाँ आधा रा है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। एक किसकी सहायता से बना था? रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात उद्योग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किसकी सहायता से बना है? ब्रिटेन की। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो झारखंड में है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। आगे नेशनल हाईवे, अगर कहेगा स्वर्णम चतुर्भुज कितने जो है राज्यों से होकर जाता है, तो ये देखो स्वर्णिम चतुर्भुज है। इसको किसने बनवाया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी नींव रखे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली, जो है मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। और अगर इसमें हम बात करें, सबसे बड़ा जो है रेलवे जो है सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? तो ये वाला है, जो दिल्ली से लेकर कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है, NH7। और अगर जो है पूरब से पश्चिम की ओर यानी पूरब पश्चिम गलियारा कहेगा तो कहाँ कटान बिंदु ये पूछा जाता है, तो यूपी में है। आगे रेलवे जोन, रेलवे जोन कितने हैं? तो 18 हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ट्रिक से बड़े आराम से याद कर सकते हैं मैप से। एक ऐसे मैप बना देंगे। अगर सबसे उत्तरी कहेगा तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी कहेगा तो मुंबई चर्च गेट। अब सेंट्रल कहेगा, सेंट्रल का मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, बाद से बाद मिला देंगे, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। और कहेगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, पूर्व से पूर्व मिला देंगे तो पूरब, उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी। तो और अगर कह देगा पश्चिम,
जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। ऐसे करके 18 जो है याद कर सकते हैं। आगे कृषि। आदिम कृषि कौन सी होती है? तो जनजातियों द्वारा की जाती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? ये उत्तरी भारत में की जाती हैं। यानी इसमें एक बार कृषि की जाती है, फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है कई वर्षों तक। जब उसमें घास उग जाते हैं फिर उसको जला करके जो है फिर उसमें खेती की जाती है। मिश्रित कृषि यानी खेती भी करें और पशुपालन करें, ये जो है मिश्रित कृषि कहलाती है। आगे देखते हैं जलप्रपात। क्या देखेंगे? जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो बराही नदी कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार हो गया या कपिल धारा जलप्रपात हो गया तो नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहेगा या इसी को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। एक कहाँ? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ ध्यान रखना, चित्रकूट कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो चित्रकूट को कहाँ लगाना है? छत्तीसगढ़ में लगाना है, यूपी पे, उत्तर प्रदेश में नहीं लगाना है। अब यहाँ पे कई सारे जो है दिखाए गए हैं जलप्रपात, लेकिन इतना जो है इम्पॉर्टेंट जलप्रपात नहीं है, केवल इम्पॉर्टेंट देखेंगे। आगे भारत की मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? तो 8 प्रकार की पाई जाती है। डिटेल से वीडियो इसमें आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, लेकिन इसका शार्ट ट्रिक जो एक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ देखेंगे बहुत शार्ट में। तो ICAR के अनुसार जो है भारत की मिट्टी कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? काली मिट्टी यहाँ पर है, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, लवणी एवं क्षारीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। पीट एवं दलदली मिट्टी जहाँ पर पानी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पाई जाती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात में पाई जाती हैं। और ऊपर के हिस्सा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, इधर भी पर्वतीय पाई जाती हैं। लाल मिट्टी कहेगा तो दक्षिणी भारत में ज़्यादातर पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नदियाँ बहुत सारी बहती हैं, तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे झील देखेंगे। झील से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कम समय में ज़्यादा डाटा आप सभी को इसमें मिलेगा, इसमें नो डाउट है, और हो सकता है यहीं से क्वेश्चन भी मिल जाएगा एग्जाम में। तो अगर पुलिकट झील कहेगा तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में, चिल्का झील उड़ीसा में। अगर कहेगा नमक वाला झील कौन सा है? तो सांभर है। और लेगून झील कहेगा तो चिल्का उड़ीसा में है। मीठे पानी की झील कहेगा तो उलट झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलट झील जम्मू कश्मीर में। और दूसरे नंबर की मीठे पानी की बड़ी झील कौन सी है? डल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर में। राक्षस ताल या राकस ताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में स्थित है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ज्वालामुखी इससे निर्मित या फिर उल्का पिंड से निर्मित कौन सा जो है झील है? तो लोनार है, महाराष्ट्र में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अगर पूछेगा तैरते हुए झील कहाँ है? तो लोकटक झील है, मणिपुर में। अष्टमुंडी झील कहाँ है? तो केरल में स्थित है। नागार्जुन सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना में स्थित है। बिम्बनाथ झील कहेगा तो केरल में है। अष्टमुंडी भी केरल में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील ओडिशा में। राजसमंद झील कहेगा तो राजस्थान में। आगे देखते हैं विभिन्न शोध संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भरतपुर सेवर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में।
केंद्रीय बागाती फसल कहाँ है? तो जोरहाट असम में स्थित है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। आगे आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रकार से, यहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर कहेगा तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। बर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर खेती यानी फल उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन। आर्बोरिकल्चर वृक्ष के झाड़ियों का उत्पादन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक खेती किसे कहते हैं? तो जो खेती पत्तेदार फसल यानी जैसे साग वाली जो फसलें होती हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक खेती। एपीफाइट्स कौन सा चीज़ होते हैं? तो जो अन्य पौधे पर उगने वाले पौधे, जैसे जो है पान पत्ता हो गया, नेनुआ, करेला, सरपुतिया, ये सब कैसे हैं? एपीफाइट्स हैं। स्कायोफाइट्स पौधे क्या होती हैं? छाया प्रेमी पौधा स्कायोफाइट्स होते हैं। हेलियोफाइट्स यानी धूप में पाए जाने वाली फसलें जो है हेलियोफाइट्स होती हैं। पायरोफाइट्स अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? पायरोफाइट्स। लिथोफाइट यानी कठोर चट्टानों पर उगने वाली फसलें या पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट। हाइड्रोफाइट यानी जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां हाइड्रोफाइट कहलाती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जल में उगने वाली जो फसलें या पौधे होती हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट। और हाइग्रोफाइट यानी आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? हाइग्रोफाइट। जीरोफाइट क्या होती हैं? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो जीरोफाइट। आगे प्रमुख कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो फसलों से संबंधित है। श्वेत क्रांति कहेगा तो दुग्ध से संबंधित है। अगर हरित क्रांति के जनक विश्व में कहेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में कहेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर दुग्ध क्रांति के जनक कहेगा तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिनके दूध निकलते हैं अमूल। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, एक मिनट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है, यानी तेल वाली सभी फसलें। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर व मांस से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल व फूल से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में वृद्धि हो इसलिए क्रांति चलाई गई थी, बादामी क्रांति। रजत क्रांति कहेगा तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति कहेगा तो समस्त क्रांतियों पर निगरानी के लिए है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? गुलाबी क्रांति। आगे देखते हैं बांध। कई सारे बांध हैं, इसको देखते हैं एक एक बांध। दुलहस्ती परियोजना कहे, बांध कहे या सलाल कहे तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नांगल बांध, पोंग बांध, नाथपा झाकरी बांध, ये सभी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आगे उत्तराखंड में टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, रामगंगा बांध है। माता टीला बांध कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। रंगित बांध कहाँ है? तो सिक्किम में। जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध कहेगा तो राजस्थान में स्थित है। आगे
सरदार सरोवर बांध या उकाई बांध या धरोई बांध, ये सभी कहाँ है? तो गुजरात में। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। जयकवाड़ी बांध या कोयना बांध कहेगा तो महाराष्ट्र में। अलमट्टी बांध, तुंगभद्रा बांध, राजा सागर बांध कहाँ है? तो कर्नाटक में। सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर डैम बांध एक कहाँ है? तो तेलंगाना में। हीराकुंड बांध कहाँ? तो उड़ीसा में है। कल्लनई या नल्ला थंगन बांध या वेंगई बांध, ये तीनों कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इडुक्की बांध केरल में स्थित हैं। अगर कहेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। और अगर कहेगा गुरुत्वी में सबसे ऊंचा बांध कहेगा तो टिहरी बांध है। आगे देखते हैं सोलर सिस्टम। इसमें एक क्रम याद रखना, सूर्य के बाद कौन कौन से ट्रिक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये ट्रिक याद रखना, एक क्रम बहुत बार पूछा गया है। अगर कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है। रिंग वाला वलय वाला कहेगा कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो यम को कहा जाता है। सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यम ग्रह है। सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो बुध है। प्रश्न पूछा जाता है किन दो ग्रहों के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो देखते हैं इसको भी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। प्रश्न पूछा जाता है कौन सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित करती है? तो राज्य सरकार, जबकि केंद्र सरकार घोषित नहीं करती है। यही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आगे जो राष्ट्रीय उद्यान होता है यह जो है प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण करता है और इसमें जीव अपने प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। यानी राष्ट्रीय उद्यान एकदम बिल्कुल सेफ जोन में होता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान हालांकि 108 हो गए हैं और 107वां कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 ईस्वी में बनाया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। 1970 तक भारत में कितने नेशनल पार्क थे? तो 5 थे। बाघ परियोजना कब लाए गए थे? 1973 ईस्वी को और 1972 के तहत इसको लाया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दक्षिणी बटन है अंडमान निकोबार में। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ है मणिपुर में। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है असम में। आगे विश्व का भूगोल, इसमें देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं ताकि जो है 1-2 नंबर जो देखने को मिले, क्योंकि ये मैराथन है, कहीं से भी पॉइंट जो है हमको नंबर गेन करना है। तो चलते हैं। हालांकि द्वीप जो है, द्वीप क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ से परिभाषा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यानी मिट्टी का ऐसा छोटा टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से भरा हो, वह क्या होता है? द्वीप होता है। और यही बड़ा सा हो जाए तो यही क्या बन जाता है? महाद्वीप बन जाता है। अगर जो है पानी पतला सा अंदर चला जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। और जब यही काट के बहुत बड़ा बना दे तो यही क्या बन जाता है? जो है प्रायद्वीप बन जाता है। यानी पतला सा है
और क्रीक, जैसे गुजरात में क्रीक है, पानी अंदर थोड़ा सा इसे काट दिया, पूरा पानी भरा गया, तो ये क्या होगा? क्रीक होगा। और यही थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए तो गल्फ हो जाएगा, और यही और चौड़ा हो जाए तो बे हो जाएगा, जैसे बंगाल की खाड़ी। और यही और अगर चौड़ा हो जाए तो यही क्या हो जाता है? बाइट हो जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं। और यही और चौड़ा हो गया यानी समतल हो गया तो यह बन जाता है तट। आगे, महाद्वीप कितने हैं? तो 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। और अगर आगे हम बात करें तो लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? तो 44 हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखना है। लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? तो 44। जैसे नेपाल हो गया। लैंड लॉक किसे कहते हैं? ऐसी देश जो कि समुद्र से उसकी सीमा नहीं लगती है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, लाओस और कंबोडिया। और डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? यानी मिट्टी से जुड़े हैं और भी मिट्टी से सटे हो तो 2 हैं, उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। ये कहाँ है? तो यूरोप में। आगे, रेखाएं कितनी होती हैं मुख्य रूप से? तो 3 रेखाएं होती हैं, जीरो रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो अक्षांश जो है कर्क रेखा, और 23.5 नीचे जाएंगे तो मकर रेखा होती है। और तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से। भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? जियोग्राफी। और अक्षांश रेखा कितने हैं? तो 181। देशांतर रेखा कहेगा तो 360। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, विश्व के स्थल जो है बड़ देश अभी हमने बताया था 44, यहाँ पे रहेगा। एशिया में कितने हैं? तो ये जो 46 देश हैं, 44 नहीं 46 हैं, क्योंकि वो डबल लैंड लॉक कंट्री हैं, तो 46 देश हैं। एशिया में कहेगा तो 10 देश, यानी 10 देश एशिया में ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री हैं। अफ्रीका में 16 देश हैं, यूरोप में 18 देश हैं, और दक्षिण अमेरिका में 2 देश जो हैं कैसे हैं? लैंड लॉक कंट्री हैं। आगे, विश्व की प्रमुख नहर एवं जुड़ने वाले स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। सुनहर किसको जोड़ता है? तो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। सुनहर किसको जोड़ता है? सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। वेलिंड नहर कहेगा तो इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ता है। वेलिंड नहर इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ता है। गोटा नहर सटाक गुटेनबर्ग के मध्य स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ते हैं। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल के मध्य स्थित। मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य कौन सा नहर है? तो मैनचेस्टर नहर। पनामा नहर कैरेबियन सागर व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। स्वेज नहर कहाँ है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। केपी नहर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य। तो प्रश्न पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य विवाद भी है ये। आगे, विश्व के प्रमुख दर्रे। बाखजीर दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान और चीन के बीच में स्थित है। सलांग दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। बुचनान दर्रा कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। थर्मोपल्ली दर्रा कहाँ स्थित है? तो यूनान में। स्नेक दर्रा कहाँ है? तो इंग्लैंड में। हल्फाया दर्रा कहाँ है? तो मिस्र में। बोलन दर्रा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। अल्रबर्ग दर्रा कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे देख लेते हैं प्रमुख दिवस। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तकनीक दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और 23 अगस्त कहेगा तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व प्राकृतिक दिवस विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किए गए भारतीय धरोहर कौन कौन सा। 1983 में पहली बार शामिल किया गया था 4 स्थान को। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल। ये 4 जो है चीजें जो है पहली बार राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कब किया गया तो 2016 में। कंचनजंगा को कब किया गया तो 2016 में। गुलाबी शहर यानी जयपुर को कब सांस्कृतिक विरासत में किया गया तो 2019 में। काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर को 2021 में। धौलावीरा को भी 2021 में। विश्व की सबसे लंबी नदी देख लेते हैं। नील नदी है जो कहाँ पर बहती है अफ्रीका में, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कहेगा यानी पानी के रूप यानी जमा, जैसे अगर सबसे लंबी कहेगा तो नील नदी। और पानी सबसे ज़्यादा किस नदी में आता है तो अमेजन नदी में। ये दक्षिण अमेरिका में है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहेगा तो यांग है जो कि 6300 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगर पक्षी पाद वाली नदी कहेगा यानी ये जो पक्षी पाद चिड़िया बनाती है ये नदी, तो जैसे पक्षी का पैर होते वैसे ही, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, 6275 किलोमीटर है। जायरे नदी कितना है तो 4700 किलोमीटर है। ये मध्य एशिया में स्थित है। आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है वाराणसी को। पूर्व का स्कॉटलैंड या मेघों का शहर किसे कहा जाता है मेघालय को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो कश्मीर को। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है तो कोच्चि को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है मसूरी को। इस्पात नगरी या भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है तो जमशेदपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ। महलों का शहर कोलकाता। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है कहाँ है तो अमृतसर में। आगे त्योहारों का नगर कहाँ है मदुरै, यानी त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो मदुरै को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ मुंबई में। अंतरिक्ष का शहर या इलेक्ट्रॉनिक नगर कहेगा तो बेंगलुरु। बुनकरों का शहर कौन सा है तो पानीपत। 7 टापुओं का नगर या भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है तो मुंबई को। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को। झीलों का नगर या पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को।
फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को। वृद्ध गंगा गोदावरी को। पवित्र नदी गोदावरी नदी। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। पेठा नगरी आगरा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। कोयला नगरी धनबाद। जुड़वा नगर हैदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सुरमा नगरी बरेली। इत्र का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ से भी एक नंबर देखने को मिल रहे हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 30 जनवरी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस सेवा दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस वेरी इंपॉर्टेंट। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 14 नवंबर बाल दिवस। 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 26 दिसंबर सीआरपीएफ स्थापना दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।